Welcome back to Devasya Online Education. So, let's begin with the second part of the chapter number 5. We have studied till now types of farming and the types of sectors, that is your primary, secondary and your tertiary services. Then we are going to move on to the next part. Types of farming में हमने last देखा था subsistence farming और commercial farming. In subsistence farming, all the products are to be consumed by farmers and no products can reach the commercial market. The main features of subsistence farming are small land holdings, high population pressure, crops according to the farmer's need, domesticated animals, etc. The main crops are rice, wheat, maize, millets and pulses. It can be further classified into intensive and shifting cultivation and nomadic हर्डिंग. सो सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम ग्रो करेंगे वो फार्मर खुद में खुद कंज्यूम करेगा, मतलब वो अपने लिए ग्रो करने वाला है और कोई भी प्रोडक्ट उसका बाहर मार्केट में बिकने वाला नहीं है. अब ये मार्केट या फार्मिंग के क्या फीचर्स हैं कि इसमें छोटी लैंड होती है कि फार्मर अपने लिए ग्रो करेगा तो छोटी ज़मीन पर ही ग्रो करेगा. पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से वो पूरा फुलफिल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ज़मीन छोटी है, इसलिए वो अब जो भी ग्रो करेगा खुद कंज्यूम करेगा. क्रॉप्स उसके जो भी ज़रूरत होगी, जो भी फार्मर खाता होगा उसके हिसाब से ग्रो करेगा. और उसके एनिमल्स, जो वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट, मतलब जहाँ पर वो एनिमल्स रखता होगा उनके पर्पज़ के लिए वो क्रॉप्स को ग्रो करेगा. यहाँ पर मेन क्रॉप्स होंगे राइस, वीट, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेस. अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग के और भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जिसमें तुम्हारा इंटेंसिव है, शिफ्टिंग है और नोमैडिक हर्डिंग है. Now next we'll move to the intensive subsistence farming. It involves the cultivation of small land holdings with the help of primitive and simple tools. The work on the farm is done mostly by human workers. In some hot and humid region, the farmers are in a position to raise more than one crop from the same field in 1 year. Rice is the main crop. Due to different environmental conditions, even wheat, maize, pulses and oil seeds are grown. It is mostly practiced in the thickly populated areas, especially in the monsoon regions of Asia. So जब हम इंटेंसिव की बात करते हैं, यहाँ पर फार्मर्स के पास लैंड छोटा होता है और वो लोग काफ़ी पुराने तरीके से और बहुत सिंपल से टूल्स यूज़ करते हैं. जो भी काम होगा फार्म के ऊपर वो ह्यूमन बींग्स करेंगे. मशीन्स और टेक्नोलॉजी का यूसेज बिल्कुल नील होता है. और जहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड मीन्स जहाँ पर एयर में मॉइस्चर कंटेंट या पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है, वहाँ पर फार्मर्स एक ऐसी पोजीशन में होते हैं जहाँ पर वो एक छोटे से लैंड में एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. बट अगर हम इंटेंसिव की बात करें तो यहाँ पर जो मेन क्रॉप ग्रो होता है वो है राइस. राइस के साथ अगर एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर एनवायरमेंट भी अच्छा है और सपोर्टिव है तो हम लोग वहाँ पर वीट, मेज और पल्सेस और ऑयल सीड्स भी ग्रो कर सकते हैं. ये बेसिकली ऐसे रीजन्स में प्रैक्टिस होता है जहाँ पर थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ हो और जहाँ पर मानसून रीजन हो. मानसून रीजन मतलब जहाँ पर बारिश जहाँ पर ज़्यादा होती हो ऐसी जगहों पर वो प्रैक्टिस होता है. देन नेक्स्ट इज़ योर शिफ्टिंग कल्टीवेशन. इट इज़ मोस्टली प्रैक्टिस्ड और नोमैडिक प्रिमिटिव पीपल हु लेट अ माइग्रेटरी और नोमैडिक लाइफ. तो ये बेसिकली वो लोग प्रैक्टिस करते हैं जिसको हम लोग हिंदी में बंजारे लोग भी कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं या माइग्रेट होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं. सो इट इन्वॉल्व्स रोटेशन ऑफ फील्ड्स रैदर देन रोटेशन ऑफ क्रॉप्स. तो यहाँ पर वो लोग क्रॉप्स को रोटेट नहीं करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि एक ज़मीन पर बदल के क्रॉप्स ग्रो करें, ऐसा नहीं. ये लोग क्या करेंगे, अगर एक ज़मीन पे ग्रो कर रहे हैं तो वो ज़मीन छोड़कर कहीं और चले जाएंगे. एग्जाम्पल, इट इज़ पॉपुलर इन द फॉरेस्ट ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. तो ये बेसिकली अमेजन बेसिन में है, अफ्रीका में है, एशिया में है और इंडिया में है. ऑल दिस रीजन्स हैव अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. मतलब जहाँ पर भी ये प्रैक्टिस किया जाता है वहाँ पर जो वेदर कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड है. पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय कटिंग एंड बर्निंग द ट्री. जो भी ज़मीन का हिस्सा होगा उसको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, उसके ऊपर जो भी ग्रो हो रहा होगा उसे कट करके और उसको बर्न कर देते हैं. और जैसे ही वो बर्न करेंगे द एशेज आर मिक्सड इन द सॉइल. तो बर्न करने के बाद जो जिसको हम लोग बबूती कहते हैं या जो जलने के बाद जो राख होती है वो पूरी सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगी. और यहाँ पर हम कैसे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे मेज, पोटैटोज, याम एंड कसाब. जैसे 2 और 3 क्रॉप्स ग्रो होते, लैंड इनफर्टाइल, मतलब लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो अपने आप
ख़त्म हो जाती है और द प्लॉट इज़ अबेंडेंड एंड अ न्यू वन इज़ सिलेक्टेड। मतलब जो प्लॉट होता है, जिस जगह पर वो लोग ग्रो करते हैं, वो जगह खाली हो जाती है या बंजर ज़मीन बन जाती है, इसके हिसाब से वो लोग दूसरी ज़मीन को सिलेक्ट करते हैं। दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसे स्लैश एंड बर्न इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और प्लॉट बदलते हैं, क्रॉप नहीं बदलेंगे, जगह बदल देंगे और जिस भी जगह जाएंगे वहाँ पे पेड़ पौधों को काट देते हैं और फिर जो भी ट्रीज़ वगैरह होंगे उसको जला देते हैं। स्लैश एंड बर्न मीन्स पहले काटेंगे और फिर जगह को जला देंगे। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन को अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर बुलाया जाता है, जैसे झूम इन ईस्ट इंडिया, लेडिंग इन इंडोनेशिया, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, केंगन इन फिलीपाइंस, रे इन वियतनाम, रोका इन ब्राज़ील। तो ये ऐसे अलग अलग नामों से अलग अलग जाना जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन का बेसिक मोटो यही है कि ये ऐसी जगह पर प्रैक्टिस होती है जो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, फील्ड्स को बदलेंगे, क्रॉप को बदलने वाले नहीं है। मतलब बेसिकली लैंड को बदल देंगे पर क्रॉप्स को बदलने वाले नहीं है। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। नोमैडिक हर्डिंग, इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ हर्ड्समैन अलॉन्ग विद द एनिमल्स इन सर्च ऑफ फॉडर एंड वाटर। तो अभी एक इमेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जहां पर नोमैडिक हर्डिंग का एक पिक दिखाया गया है इस तरीके से, जहाँ पर एक साथ काफ़ी सारा ग्रुप ऑफ एनिमल्स एक साथ जाता है। जो फॉडर का मतलब होता है जो उनका चारा होता है वो ढूंढता है और पानी के लिए। और मेन टाइप्स ऑफ एनिमल्स केप्ट बाय नोमैडिक हर्डर्स, it includes camels, sheep, goats, yak, etc. These animals can meet all the needs of herders and their families. मतलब ये जो एनिमल्स ये लोग रखते हैं वो एनिमल सारे जो भी इनको पालता है उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, मीट इज़ अ नॉन वेज, वूल मतलब जो तुम्हारे वुलन क्लोथ्स होते हैं, हाइड्स एंड स्किन। Nomadic herding is widely practiced in semi-arid and arid regions of the world. Semi-arid and arid regions मतलब ऐसे regions जहाँ पर ना weather बहुत ज़्यादा hot है ना बहुत ज़्यादा cold है, which includes Sahara Desert in Africa, Central Asia and some parts of India. तो basically nomadic herding का मतलब यही होता है जहाँ पर group of animals एक साथ इकट्ठे होके उनके जो हर्डर्स होते हैं जो उनको पालते हैं उनको चारा खिलाने के लिए और पानी पिलाने के लिए ले जाते हैं और उसके बदले में वो एनिमल्स उनको उनकी जो रोज़ की ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो पूरी करते हैं। और ऐसी नोमैडिक हर्डिंग हमें देखने के लिए मिलेगी ऐसे एरिया में जहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा हॉट नहीं और बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं। लाइक वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट रीजन। द नेक्स्ट पार्ट विल मूव ऑन टू इज कमर्शियल फार्मिंग। In this system of agriculture, most of the agriculture products are for sale in the market. जब हमने subsistence farming की बात की थी तो ये उसका टोटली डिफरेंट है। वहाँ पर फार्मर्स खाली अपनी ज़रूरतों के लिए काम करते थे खेतों पर, बट यहाँ पर जो भी क्रॉप्स ग्रो होगा उसे मार्केट में सेल किया जाएगा। द क्रॉप्स टू बी ग्रोन आर मोस्टली चूजन कीपिंग इन माइंड देयर सेल वैल्यू। मतलब क्रॉप्स वही उगाए जाते हैं जिसकी कीमत उनको बाजार में ज़्यादा मिले। द फार्म्स आर ऑफ वेरी लार्ज साइज से मोर देन 1000 हेक्टर्स एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इज ऑल्सो लार्ज। जैसे हमने सब्सिस्टेंस में देखा था वहाँ पर लैंड जो है वो छोटे होते हैं और यहाँ पर जो फार्म्स की साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और इस पर जो इन्वेस्टमेंट होती है, इस पर जो हम लोग पैसा लगाते हैं फार्म्स के ऊपर, वो पैसा भी काफ़ी सारा लगता है। मेन टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग आर कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, मिक्सड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जैसे सब्सिस्टेंस में इंटेंसिव था, स्लैश एंड बर्न था और नोमैडिक था। तो यहाँ पर कमर्शियल में हमारे पास 3 टाइप्स है, जिसमें से एक है कमर्शियल फार्मिंग, दूसरा है मिक्सड फार्मिंग और तीसरा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। So we'll see the very first part of commercial farming, which is one of the part, that is commercial grain farming. It involves the production of food grains such as wheat and maize for commercial purpose. यहाँ पर जो भी क्रॉप्स ग्रो की जाएगी, मैंने तुम्हें वो पहले ही बताया कि ऐसी क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा जिसकी वैल्यू या जिसकी कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसी क्रॉप्स है एक वीट और दूसरी है मेज़। It is widely practiced in sparsely populated regions of temperate grasslands of North America. ऐसी जगहों पर प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। उसमें से नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है और एशिया है। ऑन लार्ज लैंड होल्डिंग्स मोस्ट ऑफ दी फार्म वर्क इज़ डन बाय मशीन्स, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुम्हें पहले भी बताया इसमें काफ़ी बड़ा लैंड साइज़ होता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो भी काम होगा वो ह्यूमन बींग्स नहीं करेंगे, वो सारा काम मशीन और टेक्नोलॉजीज़ करेगी।
Due to severe climatic condition, especially during the winter season, only one crop can be grown in 1 year. तो अभी ये जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ग्रो होती है, तो क्लाइमेट कंडीशंस बहुत ज़्यादा सीवियर, या तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी. तो विंटर में खास करके एक टाइम पर एक ही क्रॉप को ग्रो किया जाता है, मतलब पूरे साल में विंटर सीजन में एक ही क्रॉप ग्रो होगा. द यील्ड पर यूनिट एरिया इज़ ऑल्सो लो बट पर कैपिटा यील्ड इज़ वेरी हाई. तो जब हम लोग पर यूनिट की बात करते हैं तो एरिया के हिसाब से एरिया के हिसाब से हमें काफ़ी कम मिलेगा, बट जब हम पूरा उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसके साथ जो हमें पूरी प्रोडक्शन मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर एम्प्लॉयड है, जो काम करने वाले मजदूर है, वो भी कम है. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेस. क्यों यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस है? क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो हमें बार बार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम होगा वो मशीन्स करेगी. और ये जो भी ग्रेन फार्मिंग है वो द ओनर्स देमसेल्फ आर दी फार्मर्स. तो ये जो भी काम होता है इसमें वो बेसिकली फार्मर्स खुद के, मतलब फार्मर्स खुद ही वहाँ पर काम करते हैं. वो ज़्यादा किसी लेबर्स को मतलब लेबर्स को नहीं रखते, ज़्यादा मजदूरों का एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर नहीं होता है. द नेक्स्ट पार्ट इज़ मिक्स फार्मिंग. इट इन्वॉल्व्स द रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक अलॉन्ग विथ क्रॉप्स एंड फोडर. तो यहाँ पर लाइव स्टॉक की बात हो रही है, जहाँ पर हम एनिमल्स को भी रखेंगे और उनके साथ क्रॉप्स और फोडर की भी प्रोडक्शन वहाँ पर होगी. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इन मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन द थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ यूरोप, यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. तो बेसिकली ये ऐसी जगहों पर प्रैक्टिस किया जाएगा जहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जैसे यूरोप, यूएसए, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. साइज ऑफ द फार्म इज मॉडरेट, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं और ज़्यादा छोटा लैंड नहीं होता है, मॉडरेट होता है. एंड द सीरियल क्रॉप्स आर ग्रोन अलॉन्ग विथ फॉडर क्रॉप्स. तो इसमें सीरियल क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं, जिसमें तुम्हारे मेज़, बाजरा वगैरह जो तुम लोग खाते हो, मिलेट्स हो गए, बाजरा हो गई, ये सारी चीज़ें. और इसके साथ फॉडर, मतलब जो गाय बकरियां चारा खाती, जिसको हम लोग अल्फा और लुकेन भी कहते हैं. एनिमल वेस्ट इज़ यूज्ड एज मैन्योर. तो यहाँ पर जो भी एनिमल का डंग होगा, ओके, वो ऑर्गेनिक, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं, वो यूज़ किया जाता है. यहाँ पर फार्मर्स जो उनकी गाय बकरियाँ होती है उसको रेयर करते हैं, मतलब उन्हें पालते हैं, उनसे वो लोगों को मिल्क. बीफ इज़ वन काइंड ऑफ नॉन वेज फ्रॉम द काउ विच वी गेट. शीप फॉर वूल, शीप से उनको वूल मिलता है और उनका मटन भी यूज़ करते हैं, मतलब नॉन वेज खाते हैं शीप का. द फार्मिंग मेथड्स आर इंटेंसिव एंड एवरी एफर्ट इज मेड टू गेट हाई यील्ड ऑफ सीरियल्स एंड फॉडर. मतलब फार्मिंग मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव है, बहुत हाई लेवल नहीं होता है, बट बहुत एफर्ट किया जाता है कि यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन मिलती रहे. समटाइम कैटल और फेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑल्सो. तो जो क्रॉप्स नहीं बिक रहे होंगे उस क्रॉप्स को भी गाय बकरियों को खिलाया जाता है, ताकि उनसे आने वाले प्रोडक्ट्स को हम लोग मार्केट में सेल कर सके. तो बेसिकली यहाँ पर एनिमल्स को भी रख रहे हैं, उनके भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें और साथ ही साथ उनको क्रॉप्स भी ग्रो करें, मतलब क्रॉप्स भी सेल होंगे और एनिमल से आने वाले प्रोडक्ट्स भी सेल होंगे. मतलब यहाँ पर दोनों की कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसे मिक्स फार्मिंग कहा जाता है. बनाना, कोकोनट या स्पाइसेस. द फार्म्स आर ऑफ वेरी लार्ज साइज. यहाँ पर फार्म्स जो होंगे वो काफ़ी बड़े साइज़ के होंगे. मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन ऑन साइंटिफिक बेसिस एंड इवन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर फुल्ली और पार्शली प्रोसेस्ड ऑन द प्लांटेशन. तो यहाँ पर जो भी काम किया जाएगा वो साइंटिफिकली काम किया जाएगा, मतलब मशीन्स वगैरह को यूज़ करते हुए. और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होंगे वो फुल्ली और पार्शली प्रोसेस किए जाएंगे, मतलब या तो आधे वो लोग प्लांट मतलब फील्ड पर ही प्रोसेस कर देंगे, या तो पूरे ही कोशिश करेंगे कि पूरे प्रोसेस कर उसे आगे भेजें. द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर इज़ मस्ट फॉर द इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ द प्लांटेशन. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो अगर कभी दार्जिलिंग या आसाम साइड गए होगे, वहाँ पर देखा होगा किस तरीके से जो लेडीज़ होती है या वुमेन होती है वो अपने सर पर टोकरी बांधकर चाय और कॉफ़ी को लीव्स जो होते हैं वो प्लग करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर हैं उन्हें कम दाम में ज़्यादा पैसे में काम करने वाले लेबर्स की ज़रूरत पड़ती, तो ही इसमें सक्सेस है, अदरवाइज प्लांटेशन एग्रीकल्चर सक्सेस नहीं है. मोस्टली द प्लांटेशंस आर मैनेज लाइक इंडस्ट्रियल यूनिट्स. एन एफिशिएंट एंड एडिक्वेट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट. यहाँ पर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. इट हैज़ मोस्टली डेवलप इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर रबर प्लांटेशन मलेशिया में है और इंडोनेशिया में, टी प्लांटेशन इंडिया और श्रीलंका में है, कॉफ़ी ब्राज़ील एंड कोलंबिया, शुगर केन इन क्यूबा एंड जावा एंड बनाना इन वेस्ट इंडीज़. तो बेसिकली जब हम देखते हैं तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, फार्म्स के साइज़ लार्ज चाहिए, एक ही क्रॉप को ग्रो किया जाएगा, आधे या पूरे प्रोसेस कर उसे मार्केट में सेल के लिए भेजा जाता है,
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके लिए जो लेबर है वो भी हमें कम दाम में काम करने वाला मजदूर चाहिए पड़ेगा। और रबर्स हमें मलेशिया और इंडोनेशिया से है, टी हमें इंडिया श्रीलंका से है, कॉफ़ी ब्राज़ील एंड कोलंबिया, शुगर केन इन क्यूबा एंड जावा, banana plantations in West Indies. So with this we end up with the chapter number 5 of geography. Thank you.